हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के। ओके, तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उतना मैं आज आपके लिए सॉल्व करके टोटल सोल्यूशन के साथ लाया हूँ। मींस आज यहाँ पे आपकी बात होने वाली है सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ओके, जो कि आपका चलने वाला है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इससे पहले आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। अब हम देखते हैं अपना जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब हम लोग यूनिट वाइज यूनिट देखते चलेंगे, यूनिट नंबर 50 तक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का, वो बनता है डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। यहाँ पे आपको बताना होता है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे लिखा है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलरिटी हम किसे बोलते हैं? मोलरिटी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो है वो कितने मोल्स में प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में। मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में मोलरिटी। ओके, अगर आपको मोलरिटी को रिप्रेजेंट या डिनोट करना है तो आप उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते हो। अब देखो, जो इसका फार्मूला होता है वो मोलरिटी मीन्स एम, आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट जो है आपका वो रहेगा लीटर में। ओके, अब हम देखते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है। आपके पहले ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स करके पूछा था कि नॉर्मलिटी भी आपको इसी में बताना है। तो नॉर्मलिटी डिफाइन देखो, नॉर्मलिटी जो है डिफाइंड की गई है एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे पर लीटर सोल्यूशन में। अब जिसको आप डिनोट करोगे किससे? एन से, या तो रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एन से। ऊपर वाले को आप एम से किए थे, नीचे वाले को कैपिटल एन से, जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और जो कि सॉल्वेंट जो कि वॉल्यूम आपका मतलब हमेशा किसमें रहता है? लीटर में ही रहेगा। ओके फ्रेंड, अब देखो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन हमारे क्या होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स व्हेन दे मिक्स्ड टुगेदर। यहाँ पे देखो, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब सभी को पता होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब देखो, जो हमारे सॉल्यूट होते हैं, पहली बात तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं ये, और उसके बाद ये सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट जो हमारे मतलब सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होते हैं, कम अमाउंट में, और ये ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स? सॉल्यूट। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा बन जाता है एक सॉल्यूशन। अब देखो, यही जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है तो उन्हें हम बोल देते हैं सॉल्वेशन। अब इसमें देखो क्या होता है, ये हमारे होते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये जो है ये आपको दिख रहा है ना, ये सॉल्वेंट होता है। उसके बाद देखो, जब हम उसमें क्या है अपना सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसमें पूरा भरा होता है, फिर जब हम इसमें सॉल्यूट अपना ऐड करते हैं तो दोनों क्या आपस में एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये कोशिश करते हैं धीरे धीरे क्या उसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये डिजॉल्व हो जाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं सॉल्वेशन। अब देखो, ये जो सॉल्वेशन है वो डिपेंड करता है कि ये वाटर वाला बन रहा है कि विदाउट वाटर। अब देखो, इफ वाटर यूज्ड एज सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट में या सॉल्वेंट के मतलब तौर पर आप वाटर यूज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? हाइड्रेशन। अब देखो, जो सॉल्वेंट हमारा होता है वो 2 टाइप का आप यूज कर सकते हो। एक होता है एक्वस और दूसरा होता है नॉन एक्वस। एक्वस में आप H2O लोगे और नॉन एक्वस में आप क्या है, H2O को छोड़ के और भी कुछ आप ले सकते हो। अगर आप H2O ले रहे हो तो उसका हाइड्रेशन, और अगर H2O नहीं ले रहे हो तो वो जैसे सॉल्वेशन होगा, मतलब ये अल्कोहल वगैरह का सॉल्वेशन ये हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे एसोसिएशन का। एसोसिएशन भी उसी की तरह होगा, केवल इसमें यहाँ आपको आयन की बात मतलब मिलेगी, प्लस माइनस का कुछ सिलसिला यहाँ पे रहेगा। एसोसिएशन इज सेम एज सॉल्वेशन बट इट अकर्स इन आयनिक कंपाउंड। देखो, सॉल्वेशन की तरह तो होता है लेकिन यह क्या है? आयनिक कंपाउंड में ही होता है। व्हेन टू अपोजिट आयन सम टुगेदर। अब देखो, अपोजिट आयन मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस कम टूगेदर एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। जब अपोजिट मतलब प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होता है, जब दोनों क्या है आपस में करीब आते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एसोसिएशन। यहाँ पे देखो, जैसा कि दिख भी रहा होगा आपको, यहाँ मैं प्लस बनाया हूँ, फिर इधर क्या है माइनस के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। ये है आयनिक सॉल्वेंट और यहाँ पूरा आयनिक सॉल्वेंट, ये दोनों वही है। उसके बाद ये जनरल लैंग्वेज हमारा हो जाता है एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन तो सभी को पता होगा कि कोई भी चीज जब हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखो, पूरा
थोड़ा थ्योरेटिकल यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सबसे पहला आपको लाइन क्या लिखना है कि किसी भी मतलब सब्सटेंस या पार्टिकल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप डिफ्यूजन कह सकते हो। लेकिन अब देखो बाय परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब जब बीच में कोई एक परमिएबल मेम्ब्रेन लग जाती है और वहां पे आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू एरिया। अब देखो दो एरिया के बीच की जो डिफरेंस होती है, जैसे एक एरिया ये आपकी हो गई, दूसरी एरिया ये, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल जो है कुछ ज्यादा अमाउंट में, यहाँ थोड़ा कम अमाउंट में, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आप क्या बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब किसी भी परमेबल मेम्ब्रेन के मतलब माध्यम या थ्रू से होकर हमारे जो भी इधर के पार्टिकल से इधर आ रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की तरफ ये अपना मूवमेंट करते रहते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो हमारा आइडियल और रियल सोल्यूशन क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ देखना है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो राउल्ट लॉ हमारा देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि राउल्ट लॉ क्या होता है, तब आइडियल और रियल सोल्यूशन मैं आपका दोनों का डाउट क्लियर करूंगा। बट सबसे पहले आप देखो राउल्ट लॉ क्या होता है। इट स्टेट्स दैट at constant temperature the vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। अब देखो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी भी सोल्यूशन से जो प्रेशर हमारा या वेपर प्रेशर निकल रहा है वह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किससे, वेपर प्रेशर के, किसी भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से। मींस क्या होता है, यहाँ पे देखो ये वेपर प्रेशर है, बाकी ये जो आपका एक्स है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो P इक्वल टू क्या है, P इंटू एक्स भी आप कर सकते हो, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो वेयर, जहाँ पे P बराबर आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, आप इसे वेपर प्रेशर बोल सकते हो सोल्यूशन का, और जो P नॉट लिखा गया है ये कांस्टेंट हमारा होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके बाद देखो जो एक्स आपका यहाँ पे है वो मोल फ्रैक्शन होता है हमारे सॉल्वेंट का। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे, इसमें आपका पूछा था आइडियल सोल्यूशन और रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन हम किसे बोलते हैं। तो देखो हमारा आइडियल सोल्यूशन जो होता है, दिस सोल्यूशन विच फॉलो या ओबे द राउल्ट लॉ। अब इसके पहले आप लोगों ने राउल्ट लॉ का मतलब क्लियर या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब यही आइडियल सोल्यूशन आप किसे बोलोगे, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे या ओबे करे, मतलब वो माने उसकी बातों को, उसे हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, जैसे कि टोलुइन और बेंजीन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, दो सोल्यूशन व्हिच डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ इज कॉल्ड रियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल। अब देखो जो क्या करते हैं, हमारे राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं। जैसे कि शुगर का सोल्यूशन हो जाता है और साल्ट का सोल्यूशन हो जाता है, ये सब हम क्या है, रियल या नॉन आइडियल सोल्यूशन में इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। ओके, अब देखो डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। अब देखो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखो द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजीनियस सोल्यूशन। अब देखो होमोजीनियस मींस होता है सेम कंडीशन, ठीक है, सेम हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पार्शियली मिसिबल, आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल जरूर किया होगा अपने लाइफ में कि तेल में पानी तो मतलब एक्सीडेंटली सभी से ऐड हुआ होगा, तो जब ये मान लो आपका पानी है और ऊपर हम क्या है एक ड्रॉप ये ऑयल के गिरा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी कंडीशन इसको क्या है हीट अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको मान लो हीट अप्लाई कर रहे हो, हीट अप्लाई करते करते एक कंडीशन ऐसी है, ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो पानी होता है और तेल होता है ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों मिक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ओके, अब देखो आगे मैं और भी डीप आपको बता दूं, यहाँ पे देखो आपका फिनाल और वाटर का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों के लिए, ऊपर आपका फिनाल फिल है, नीचे आपका वाटर, दोनों आपस में इमिसिबल है। जैसे हम उसको 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिए हैं, तुरंत वह दोनों क्या है आपस में मिक्स हो गया, तो इसे मिसिबल बोलते हैं। और यही जो आपका क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर आपका यही है 66.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, आप लोगों ने कैम्फर या कपूर कुछ मतलब कुछ लोग ने जलाए होंगे, तो वो लोग जरूर जानते होंगे कि जो कपूर होती है, जैसे आप उसमें माचिस मतलब लगाओगे तो वह डायरेक्ट क्या है गैस में चेंज हो जाती है। जैसे ये कपूर है, आप इसको हीट अप्लाई किए तो ये जलेगी, तुरंत इसका राख नहीं बनेगा, ये गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली सॉलिड फेज इनटू गैस फेज। जो हमारा सॉलिड फेज होता है वो डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सब्लिमेशन, विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। अब देखो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल कोई जब इसका सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट वह गैस में बन जाता है, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को आप वेपर प्रेशर बोल सकते हो। ओके फ्रेंड, देखो वेपर प्लस पेपर सॉरी फ्रेंड्स प्रेशर, तो ड्यू टू वेपर, ये जो प्रेशर
प्रेशर लग रहा है वो वेपर की वजह से लग रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इन क्लोज्ड कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कोई हमारा कंटेनर है। अब यहाँ से हम जब इसको हीट दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारी लिक्विड भरी हुई है, ठीक है। तो जब ये हीट देने से लिक्विड हमारी गर्म होती है तो यहाँ से कुछ निकल रहे हैं वेपर। तो ये जो वेपर निकलते हैं तो ये जो ऊपर ढकने लगे होते हैं ना, तो कुछ इस पर प्रेशर मतलब क्रिएट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जनरल लैंग्वेज में वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगती है उन्हें हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। आप लोग क्या है कुछ अपना कॉन्सेप्ट बना के भी अपने कॉपी में लिख के आ सकते हैं, ओके। अब देखो यूटेटिक मिक्सचर आपको बताना है, लेकिन क्या है एग्जांपल के साथ बताना है, तो मींस एक्सप्लेन यूटेटिक मिक्सचर विद एग्जांपल। अब देखो यूटेटिक प्लस मिक्सचर, यूटेटिक जो वर्ड है यूटेक्टास से आया है, और यूटेक्टास मतलब होता है इजिली मेथड, कोई भी काम जो होता है ना आसानी तरीके से जो होता है। बाकी मिक्सचर सभी को पता होगा, मैं कंटेंट 2 और मोर कंपोनेंट, जहाँ पे एक या एक से अधिक मतलब मटेरियल मिल जाते हैं, जैसे ए प्लस बी का मिक्सचर हम बना दिए ए बी, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर जनरल लैंग्वेज में। इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट व्हेन दे मिक्स टुगेदर, जब हम लोग क्या है दो या दो से अधिक कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं तो आपस में उन्हें मिला देते हैं। सो दियर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, इस कंडीशन में क्या होता है यूटेटिक मिक्सचर में जब हम दो को आपस में मिलाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है मेन मेल्टिंग पॉइंट से वो घट के नीचे आ जाता है। दे मेल्ट्स बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट, जैसे उसका जब वो प्रोडक्ट सेपरेट हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इनका 70 है और इनका 80 है, लेकिन जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट घट के 50 आ जाता है, तो इन्हें को हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। अब देखो फिर एक एग्जांपल अपने फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड देख लो, जैसे कि आपका आइबुप्रोफेन है, एक तरफ थाइमॉल है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा है 75 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और थाइमॉल का हमारा 49 से लेकर 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब हम आपस में दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो इसका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो घट के 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूटेटिक मिक्सचर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट। अब देखो लिक्विड क्रिस्टल मतलब होता है, क्रिस्टल में सभी को पता होगा छोटे छोटे ये टाइप के जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल, मतलब बालू की तरह। बाकी लिक्विड तो सभी को पता होगा ना, उसी से रिलेटेड देखो हम डिफिनेशन में यहाँ पे बनाए हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर, या भी क्या एक मैटर का स्टेट ही होता है, विच है बोथ प्रॉपर्टी, इसमें क्या है दोनों प्रॉपर्टी होती है, सम प्रॉपर्टी सॉलिड और सम प्रॉपर्टी लिक्विड। जो क्रिस्टल हमारे होते हैं वो सॉलिड मतलब इनका प्रॉपर्टी होती है, बाकी लिक्विड तो लिक्विड रहेंगे। जब आप लिक्विड और सॉलिड को ऐड करेंगे तो उन्हें आप लिक्विड क्रिस्टल भी बोल सकते हो। बाकी क्रिस्टल जो हमारा होता है लिक्विड मतलब लिक्विड ही रहेगा, प्लस क्रिस्टल मतलब सॉलिड हो जाते हैं, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आप लिक्विड क्रिस्टल इसे बोल सकते हो। मीन लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक लिक्विड, जो भी उसमें ऐड होंगे आपका जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्रिस्टल जो होता है वो लिक्विड की तरह अपना फ्लो प्रॉपर्टी मेंटेन किए रहता है, बट इट्स मॉलिक्यूल में भी ओरिएंटेड लाइक क्रिस्टल, लेकिन जिसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो अपने क्रिस्टल फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सस्पेंशन यूज किए होंगे ना, तो उसमें क्या है कुछ है, ये जो सस्पेंशन आपका है मान लो पूरे लिक्विड में भरे हुए, तो देखो कहीं कहीं क्या है उसमें क्या ये क्रिस्टल पार्टिकल भी होते हैं ना, सस्पेंशन आप उठा के देखिएगा उसमें आपको दिखाई देंगे क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इसी का सेकंड पार्ट ग्लासी स्टेट अभी हमें पढ़ना है। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच लिक्विड गेट रैपिडली कूल्ड एंड फॉर्म रिजिड नॉन क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है जो हमारे लिक्विड होते हैं वो फटाक से क्या है सुपर कूल्ड हो जाते हैं और एक रिजिड नॉन क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इन्हीं को हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं ग्लासी स्टेट। इट सीम्स सॉलिड फॉर सम टाइम बट इट कंटिन्यूअसली रिलैक्स टुवर्ड लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लासी स्टेट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक करोगे ना वहां पे मिलेगा। क्रिस्टलिन सॉलिड आप किसे बोल सकते हो, दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर सेम इन शेप। पहली बात तो क्या है इनका जो शेप है वो सेम होना चाहिए, एंड अरेंज इन द डिफिनिट आर्डर, और एक डिफिनिट आर्डर में इन्हें अरेंज करना होता है। जैसे कि नमक हो गया और हमारा डायमंड हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पे देखो जो शेप है हमारे पार्टिकल का वो सेम है, बाकी डिफिनिट मतलब हम लोग अरेंजमेंट इसका जो है वो भी हम लोग डिफिनिट में किए हैं, जैसे ना एकदम सीक्वेंस वाइज है, बाकी शेप क्या है सभी का समान होता है, इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड। बाकी अब देखो जब हम सेकंड वाला देखेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा देखेंगे, ठीक। अब देखो इसके कुछ और भी क्वालिटी होते हैं, दे हैव शार्प फिक्स्ड, मतलब आप इसे शार्प या फिक्स बोल सकते हो, बीपी एंड एमपी, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एमपी मतलब क्या है मेल्टिंग पॉइंट, इसके क्या होते हैं फिक्स होते हैं। सरफेस विल बी स्मूथ ऑन कट, जब आप इसे काटते हो तो इसका जो सरफेस दिखेगा वो बहुत स्मूथ होगा, जैसे आपने केक तो जरूर काटा होगा ना, तो जब आप केक काटते हो तो उसका जो सरफेस जब निकलता है ना बहुत स्मूथ होता है। मोर रिजिड, और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजिड होते हैं। अब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड जो कि सेकंड पार्ट है। एमॉर्फस सॉलिड दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स हैव डिफरेंट शेप एंड नॉट अरेंज इन डिफिनिट आर्डर, जस्ट उसी का उल्टा है। और यह नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड भी आप इसे बोल सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, ETC है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये
पहली बात तो इनका क्या है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दूसरी बात इनका अरेंजमेंट अच्छे से नहीं किया गया है, ठीक है। इन्हें आप बोल सकते हो एमार्फस सॉलिड। अब देखो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसकी रेंज जो होती है 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होती है। और इसका जो आप जब इसे कट करोगे, इसका जो रफ सरफेस होगा वो थोड़ा रफ टाइप का खुरदुर आपको दिखने को मिलेगा, और ये लेस रिजिड होते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के। यूनिट नंबर 3 से हमारा बहुत क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले उसमें आपका बनेगा सरफेस। व्हाट आर सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। आप सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन किसे बोलते हो? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की, ठीक है। सरफेस प्लस टेंशन, आउटर मोस्ट लेयर सरफेस, मतलब ये मान लो आपका कोई ये सरफेस है, ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उन्हीं को तो हम सरफेस बोलते हैं। बाकी टेंशन, सरफेस की वजह से जो टेंशन मतलब फोर्स या तनाव हो रहा है उन्हीं को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब आगे पूरी कहानी देखो क्या होती है। सरफेस टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, या भी क्या एक टाइप का फोर्स होता है दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि काम कहाँ करता है, ये लिक्विड के सरफेस पे, ठीक है। एंड मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ मच एज पॉसिबल, और उस सरफेस एरिया को जल्द से जल्द उसे क्या है, कम ही करता है, ठीक है। एक फोर्स लगा के, मतलब जो टेंशन लगाता है उसी को आप फोर्स बोल रहे हो, और वही फोर्स लगा के जल्द से जल्द उसे क्या है, कम करता है, मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। ओके, जैसे कि वाटर ड्रॉप ऑन लिप, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सुबह के टाइम में से जो भी मॉर्निंग वॉक करने जाते होंगे, तो एक जैसे पत्ती होती है ना, ये मान लो आपकी पत्ती बनी हुई है, और पत्तियों पे ये शीत, जिसे आप लोग बोलते हैं ना शीत, एक एक ओस की बूंदें पड़ी होती हैं उस पर, तो यही ओस की जो बूंदें होती है ना, ये देखते होगे कि पत्ती से जल्दी ये गिरती नहीं है नीचे, तो एक वो सरफेस टेंशन की वजह से चिपकी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा बेसिक कुछ एग्जाम्पल। अब इंटरफेसियल टेंशन देख लो। इंटरफेसियल हमारा लिक्विड लिक्विड के बीच में लगता है, पहले तो ये आप नोट कर लो। इंटरफेसियल प्लस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड, देखो इंटरफेसियल मतलब दो लिक्विड के बीच में, बाकी ये जो प्रेशर लगता है या फोर्स लगता है वह दो लिक्विड के बीच में ही लगता है। व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, जब आप दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करोगे, सो दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, उसके बाद दोनों को अलग अलग करोगे ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ ईच लिक्विड, और उससे आप अलग कैसे कर सकते हो, सरफेस टेंशन, ठीक है। मतलब जो हमारा एक एक लिक्विड होता है उसका कुछ सरफेस टेंशन होता है, उसी की वजह से हम लोग क्या है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। दिस सरफेस टेंशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड कॉल्ड इंटरफेसियल टेंशन। अब दो इमिसिबल लिक्विड के सरफेस टेंशन को आप इंटरफेसियल टेंशन भी बोल सकते हो। बाकी ये रहा आपका एग्जांपल, आप इसे भी मतलब नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फ्री एनर्जी। आप फ्री एनर्जी किसे बोल सकते हो? डिफाइन सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब देखो जो सरफेस फ्री एनर्जी होता है वो कहाँ पे बेसिकली यूज होता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के जब हमें क्या होता है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है। तो वह वहीं पे जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे आपका लो सरफेस एरिया यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो जब जहाँ उसको हाई सरफेस एरिया जब इसे कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। अब देखो सरफेस फ्री एनर्जी मीन्स क्या है, आप इसे डब्ल्यू से भी मतलब डिनोट कर सकते हो, इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले की। जो हमारा नेक्स्ट है डिफाइन स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। आप स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट किसे बोल सकते हो? टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन वी प्लेस्ड फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप ऑन सरफेस ऑफ अदर इट विल स्प्रेड अंडर फिल्म ऑफ ड्रॉप। यहाँ पे देखो क्या है, नीचे आपके वाटर है, ऊपर ऑयल है। वाटर और ऑयल आपस में मिसिबल तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे ऊपर ये फैल जाते हैं, जैसे ऊपर डालोगे तो ये नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर ये तैरते रहेंगे, ठीक है। अब देखो वो कितना स्प्रेड मतलब कितना फैलते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। द एबिलिटी वन इज टू स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड। पहले वाला जो मान लो ये ऑयल है, ये दूसरे मतलब वाटर के ऊपर कितना ज़्यादा वो फैल रहा है, जब हम इसी को कैलकुलेट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट विथ एग्जांपल। आपको बताना सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं और एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है, सरफेस एक्टिव एजेंट को आप सरफेक्टेंट भी बोल सकते हो। तो सरफेक्टेंट आर दोज केमिकल एजेंट्स विच आर यूज टू रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड। दो लिक्विड के बीच में सरफेस और इंटरफेसियल टेंशन को कम करने के लिए जो भी हम लोग केमिकल यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। अब देखो दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक, जिसका प्रॉपर्टी दोनों होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटरी नेचर, और लाइपोफिलिक सॉल्वेंट मतलब होता है ऑयली नेचर। जैसे देखो एग्जांपल इसका है बेंजलकोनियम क्लोराइड और सोडियम लोरियल सल्फेट, ठीक है, और अमोनियम लोरियल सल्फेट, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं सरफेक्टेंट के। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे एचएलबी स्केल। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि एचएलबी स्केल को डिफाइन करें तो आप कैसे करते हो, ये भी देख लो। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, इसका जो एचएलबी का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस स्केल।
इज ए स्केल दैट इज यूज टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ सरफेक्टेंट। किसी भी सरफेक्टेंट का अगर हमें नेचर पता करना है तो हम एचएलबी स्केल का तुरंत वहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो आगे आपको मिलेगा एचएलबी स्केल कैसे बनाई जाती है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। देख लो सॉल्युबल एजेंट कहाँ पे है, ओ डब्ल्यू मल्टीफाइंग एजेंट कहाँ पे है, डब्ल्यू बाई ओ मल्टीफाइंग एजेंट कहाँ है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट कहाँ से कहाँ स्टार्टिंग होती है, और एचएलबी वैल्यू इक्वल टू होता है हाइड्रोफिलिक अपॉन लाइपोफिलिक। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, डिटर्जेंसी क्या होती है और सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। तो देखो डिटर्जेंसी जनरली आप लोगों ने डिटर्जेंट निरमा पाउडर जरूर देखा होगा ना, तो उसी से रिलेटेड हमारा डिटर्जेंसी भी होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए क्लीनिंग प्रोडक्ट डिटर्जेंट टू रिमूव डस्ट। जैसे हम लोग क्या है कपड़े धुलते हैं ना, तो कपड़े धुलने में डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट क्या करता है, हमारे कपड़े से डस्ट स्टेन ग्रेन जो भी होते हैं सभी को निकालता है, उन्हीं को हम बोलते हैं डिटर्जेंसी। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो एबिलिटी रखते हैं क्या है, डर्ट स्टेन और ग्राइम, ठीक है, किसी भी सरफेस से रिमूव होने के लिए जो भी डर्ट वगैरह है सबको रिमूव करने के लिए ये डिटर्जेंसी का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, पहले मैं एग्जांपल दे दिया जब आप कपड़े धोते हो। ओके, अब देखो सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन मतलब होता है किसी भी मतलब मैटर या पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग समथिंग, ठीक है, कोई भी चीज जब वो डिजॉल्व हो रही है जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस इनटू अनदर सबस्टेंस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस जो आपके दूसरे सबस्टेंस में क्या है वह डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है हमारा लिक्विड ही, लिक्विड में ये सब डिजॉल्व होते हैं, उन्हीं को आप बोलते हो क्या, सॉल्युबलाइजेशन। जैसे क्या है, आपने पानी में चीनी ऐड कर दिया, एक सॉल्युबलाइजेशन हो गया। और सॉफ्ट डिजॉल्विंग ऑयल एंड डर्ट, अब देखो जो हमारा साबुन होता है जब वह डिजॉल्व हो जाता है ऑयल में और डर्ट में, उसको भी क्या है, सॉल्युबलाइजेशन ही है। यहाँ पे देखो क्या सॉल्युबलाइजेशन का हमारा एग्जांपल है, जैसे ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है, अभी तो इनसॉल्युबल है, जब इसमें हम सरफेक्टेंट मतलब सरफेक्टेंट का यूज करते हैं तो ये दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ये सॉल्युबलाइजेशन। यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और मतलब दोनों आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम आपका कॉम्प्लेक्सेशन वाली यूनिट यहाँ से आपकी स्टार्ट होने लगती है। डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। कॉम्प्लेक्सेशन और प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्सेशन मतलब जैसे ए और मतलब ए और बी जब दो को हम ऐड करेंगे ए प्लस बी तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बन गया ना। तो इसी पूरी प्रोसेस ये जो बनता है इस पूरी प्रोसेस को आप कॉम्प्लेक्सेशन ही बोल सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिस प्रोसेस से हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो जनरल लैंग्वेज है, बाकी देखो और भी है आपके डिफिनेशन। कॉम्प्लेक्सन इज when two or more molecules combine to form a new stable molecule, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक तीसरे का निर्माण करते हैं और वह भी बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो तीसरा बनता है, उसको भी आप कॉम्प्लेक्सेशन बोल सकते हो। जिसका एग्जांपल है मेटल आयन बाइंडिंग टू प्रोटीन। हमारा मेटल आयन जो होता है प्रोटीन से बाइंड करता है, तो पहला कॉम्प्लेक्सेशन का एग्जांपल। दूसरा क्या है, जब ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो भी यह एक कॉम्प्लेक्सेशन ही है। ओके, जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो ड्रग को और रिसेप्टर से आपको बाइंड कराना रहेगा, तो वहाँ आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। अब देखो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग इज व्हेन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच टू अनदर मॉलिक्यूल, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है, जैसे कि एक ताला और चाबी की तरह ना, यहाँ पे लिखा गया लाइक ए की फिटिंग इनटू ए लॉक, तो उसी तरह हमारा प्रोटीन भी एक दूसरे मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाता है। तो प्रोटीन प्लस ड्रग, तो देखो ड्रग से वो अटैच हो रहा है तो प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है। प्रोटीन इन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ड्रग में जब हमारा प्रोटीन जाके ऐड हो जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स बनाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग मीन्स प्रोटीन इन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका एग्जांपल है, ये हमारा प्रोटीन है और इसी में ड्रग जाके ऐड होके ये अपना क्लोज कर लेता है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये बना लिया। ओके, अब देखो चिलेट क्या होता है और चिलेशन क्या होता है। चिलेट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो सेंट्रल एटम है इससे कई सारे लिगेंड आके फटाफट ऐड हो जाते हैं। चिलेट आर द कॉम्प्लेक्स इन विच मेनी लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत से लिगेंड होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विच सेंट्रल मेटल से के साथ, ठीक है, एंड फॉर्म रिंग, और देखो ये एक रिंग की तरह अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये होते हैं हमारे चिलेट। अब देखो एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेट, अब जो भी चिलेट जैसे भी किसी भी प्रोसेस से बन रहा है तो इसी प्रोसेस को जो भी चिलेट बन रहा है उसी प्रोसेस को आप चिलेशन में तुरंत कन्वर्ट करके बता दो कि यह चिलेशन, आप इसी को बोल सकते हो। द लिगेंड्स मतलब क्या है, लिगेंड को आप डोनर बोल सकते हो विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, आप लोग पीछे देखे हैं, और भी मेटल आयन के साथ, उसे आप क्या है चिलेटिंग एजेंट बोल सकते हो। जैसा कि ईडीटीए और पॉलीफॉस्फेट, ये सब क्या है चिलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, फाइनली जो हमारी यूनिट नंबर 5 आ चुकी है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है पीएच क्या होता है और सोरेनसन पीएच स्केल को भी आपको डिफाइन करना है। तो देखो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो पीएच इज ए न्यूमेरिक स्केल, ठीक है, जिसपे न्यूमेरिक मतलब क्यों कहा गया, उस पर 1 2 3 सब मेंशन किया रहता है, ठीक है। स्केल दैट इज यूज टू इंडिकेट एसिडिटी या बेसिडिटी ऑफ एनी सोल्यूशन, जो क्या करता है, एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है किसी भी सोल्यूशन को, उन्हें हम बोलते हैं पीएच स्केल।
पीएच इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ कंसंट्रेशन इन गिवन सॉल्यूशन। अब देखो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 भी होता है, यहाँ पे बेस 10 रहेगा, उसके बाद H+ होता है, ठीक है। ये हमारा पीएच का फार्मूला वगैरह होते हैं, ठीक है। अब आप में दिया गया है कि सोरेनसन पीएच स्केल को आपको डिटेल में करना है, तो देख लो सोरेनसन पीएच स्केल हमारी क्या होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच फर्स्ट टाइम गिवन बाय डेनिश केमिस्ट सोरेनसन इन 1909। ये जो कॉन्सेप्ट था पीएच का, वो कौन दिया था, डेनिश केमिस्ट सोरेनसन दिए थे 1909 में पहली बार, ठीक। द सोरेनसन पीएच स्केल मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या है, सोरेनसन पीएच स्केल का यूज करते हैं। इंडिकेटिंग इट्स एसिडिटी और बेसिडिटी, और यह ये भी इंडिकेट करता है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को। यहाँ पे देखो आपका बना है 7 आपका न्यूट्रल है, बाकी 8 से लेके 14 तक बेसिसिटी और 1 से लेके 6 तक क्या है आपका एसिडिक होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका है डिफाइन बफर सोल्यूशन एंड बफर कैपेसिटी। बफर सोल्यूशन और बफर कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं। बफर सोल्यूशन सभी को पता होगा कि यह एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये बफर सोल्यूशन इज ए मिक्सचर दैट रेजिस्ट चेंज द पीएच व्हेन एसिड और बेसिस आर ऐड। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम किसी भी दवा या किसी भी सोल्यूशन बना के रख दिए हैं, ठीक है, ये मान लो आपका सोल्यूशन बना के रख दिया गया है, अब इसमें आप बेस या एसिड कुछ भी ऐड कर रहे हो तो इसका जो पीएच है वह चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो आप ऐड कर रहे हो कि पीएच ना चेंज हो, उन्हीं को आप बोलते हो बफर सोल्यूशन, ठीक है। हमारा बफर सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन का पीएच घटने या बढ़ने से रोकता है। एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम क्लोराइड और प्लस अमोनिया, ठीक है, ये हमारे क्या है, बफर सोल्यूशन होते हैं। अब देखो हम बात करेंगे बफर कैपेसिटी की। तो बफर कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं, बफर कैपेसिटी या फिर सोल्यूशन इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स एफिकेसी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच इन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। किसी भी सॉल्यूशन में जब आप एसिड और बेस का क्या है, एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा बफर कैपेसिटी कंडीशन में ये होता है, इसमें पहले से क्या है बफर सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है, आप लास्ट वाली जो ड्रॉप एसिड और बेस का डाल रहे हो तो एक कंडीशन ऐसा आता है, इसका पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा तो वहीं पे क्या है, बफर फेल हो जाता है। तो वह कहाँ तक पीएच को रोके रहता है, इन्हीं को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब इट आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स एंड बफर वैल्यू। आप इसे क्या है, बफर इंडेक्स और बफर वैल्यू भी बोल सकते हो, जिसका ये देखो आपका फार्मूला है, बफर कैपेसिटी डेल्टा ए और डेल्टा बी अपान डेल्टा पीएच, जहाँ पे ए वाला जो है आपका एसिड और बी वाला क्या है, बेस है, बाकी डेल्टा पीएच आपका होता है चेंज इन पीएच। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें हमें क्या करना है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसो और टोनिक ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो आइसो मतलब होता है हमारा सेम, टोनिक मतलब होता है टोनिसिटी, टोनिसिटी मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या टोन कितना होता है। अब देखो, सो दोज सॉल्यूशन विच हैव द सेम टोनिसिटी एज ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स से क्या है, टोनिसिटी उसकी सेम होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, और इसीलिए हम लोग क्या आइसो मतलब सेम रखे हुए हैं, ठीक है। इसकी जो दूसरी डिफिनेशन होती है उसको भी देख लो, दो सॉल्यूशन विच कंटेन सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट एज बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स से अगर कंपेयर किया जाए तो कंसंट्रेशन वाटर का और सल्यूट का दोनों क्या है, इक्वल ही होते हैं, या मतलब सेम ही होते हैं, उन्हें आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हाइपोटोनिक। यहाँ पे देखो हाइपो मतलब होता है लेस या अंडर, बाकी टोनिक मतलब सभी को पता है कंसंट्रेशन, और किसका हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसी भी सोल्यूशन का। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है जो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल, मींस क्या है, यहाँ पे बात की गई है सोल्यूट की, ठीक है। और कंपेयर किससे करवाया गया है, अदर सोल्यूशन, जो कि अदर सोल्यूशन आपका ब्लड या ब्लड के सेल्स हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है डिस्टिल्ड वाटर हो सकते हैं, टैप वाटर और स्पोर्ट ड्रिंक्स, ठीक है, ये सब कुछ आपके यहाँ पे हाइपोटोनिक के एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट की हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मीन्स क्या होता है, एक्सेस या हाई, बाकी टोन मीन्स सभी को पता है कंसंट्रेशन और सोल्यूशन का। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल, मतलब क्या है सॉल्यूट, कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन। क्यों आपको क्या है हाइपर मतलब हाई यूज करना है, बाकी सेम डिफिनेशन या क्राइटेरिया वही यहाँ पे भी है, जिसका एग्जांपल थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे सी वाटर है, सिरप है, बाकी सैलिन सोल्यूशन, ठीक है। ये सब हमारे क्या है एग्जाम्पल थे। ओके फ्रेंड, तो हमारे जो फार्मास्यूटिक्स फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हम आपसे मिलेंगे गेस्ट पेपर के साथ। इसके जो गेस्ट पेपर हैं वो अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।